कहते हैं आदमी कितना भी बदल जाए लेकिन उसके जेनेटिक गुण नहीं जाते, गुण नहीं जाते तो उसके दोष भी नहीं जाते हैं। ऐसी ही एक आदत है चौधराहट की। चौधराहट की यह आदत भारतीय उपमहाद्वीप में काफी प्रिवलेंट है। चाहे यूपी का कोई गांव हो या सिंध के वडेरे मतलब बड़े किसान, हर आदमी चौधरी बनना चाहता है। और मैं यहाँ किसी जाति के सेंस में नहीं बल्कि अपने को दूसरे से ऊंचा मानने वाली सामान्य मानसिकता के संबंध में बता रहा हूँ। हर आदमी चाहता है कि गांव के फैसले उसके दरवाजे पर हो, लोग उसके पास फरियाद लेकर आए। और चौधराहट की चाहत सिर्फ लोगों में ही नहीं बल्कि यहाँ की जनता का एक बड़ा हिस्सा भी इसी चौधराहट को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी यूज करना चाहता है। अब इसका एक एग्जाम्पल पिछले दिनों हमें दिखा। मार्च 2026 की शुरुआत में जब इजराइल और ईरान ने एक दूसरे पर बम बारूद बरसाना चालू किया तो दुनिया में हलचल मच गई। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद हुई तो तेल और गैस की किल्लत हो गई। ऊपर से ईरान ने इजराइल का बदला खाड़ी के देशों पर ड्रोन और रॉकेट बरसा के निकाला। अब इस सब झगड़े के बीच एक चौधरी की जरूरत थी। वैसे तो दुनिया का डिफॉल्ट चौधरी अमेरिका है, लेकिन इस मामले में वो खुद पार्टी था तो पाकिस्तान ने ये पीड़ा उठाया। उसने अपनी राजधानी इस्लामाबाद में ईरान, इजिप्ट, यूएई, सऊदी और अमेरिका के राजदूत और साथ ही विदेश मंत्रियों का भी जमावड़ा जमाया। बेसिकली ये इस आधार पर किया गया कि हमारे तो सबसे ताल्लुकात है। अब पाकिस्तान 2-3 दिन चौधरी बन गया। इससे भारत में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट आ गया। बड़े वर्ग ने कहा कि हमारी तो डिप्लोमेसी फेल हो गई। देखो पाकिस्तान अब फैसले करवा रहा है और हम यहां अपने एक एक जहाज की गिनती करने बैठे हैं। कुछ नामी गिरामी मीडिया आउटलेट्स ने पाकिस्तान की प्रशंसा में कोरस भी गा दिया, लेकिन ये चांदनी रात 4 दिन भी नहीं टिक पाई। अब सबको समझ आ रहा है कि भारत आखिर इस चौधराहट के गेम में क्यों नहीं कूदा और पाकिस्तान ने आखिर अपना कितना बड़ा नुकसान इस चक्कर में कर लिया है। साथ में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर भारत ने ये मीडिएशन जैसे कोई कदम क्यों नहीं उठाया और कैसे वो एकदम सही फैसला था। लेकिन पहले फर्स्ट पार्ट की अभी बात करते हैं। तो खबर यह है कि इन जंग के हालातों के बीच यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान से अपना $3.5 बिलियन यानी लगभग 33,000 करोड़ का कर्ज वापस मांग लिया है। और यह कर्ज पाकिस्तान को अप्रैल महीने में ही वापस करना होगा। हालांकि यूएई ने कोई गलत मांग नहीं की है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट कहती है कि इस $3.5 बिलियन में $450 मिलियन तो 1996-97 में उधार लिए गए थे। यानी पाकिस्तान ने उन दोस्तों को भी पीछे छोड़ दिया जो पैसा लेकर भूल जाते हैं। इस कर्ज की मियाद तो बहुत दिन पहले ही खत्म हो गई थी, लेकिन अब यूएई ने नो मींस नो वाला रुख अपनाया। दरअसल यूएई ने यह कर्ज रोल ओवर करने से मना कर दिया है, यानी कर्ज वापस करने की मियाद बढ़ाने से इनकार कर दिया है। और यह तब हुआ जब पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वेस्ट एशिया क्राइसिस से उभरे शॉक को झेल रही है, जब पेट्रोल डीजल के प्राइसेस एक दिन में सैकड़ों रुपए बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले तक जो पाकिस्तान यूएई और ईरान को एक मेज पर बिठा रहा था, आखिर उसे यूएई ने इतना बड़ा झटका क्यों दिया? यूएई ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे कई थ्योरी है। तो यूएई ने साफ साफ कुछ ना कहा हो और कुछ ना कहेगा, लेकिन मैं आपको यह थ्योरी जरूर बताता हूं। सबसे पहले और सबसे मजबूत है सऊदी अरब और यूएई की नूरा कुश्ती और उसमें पाकिस्तान का पिसना। दरअसल यमन के मुद्दे से लेकर ईरान तक लगातार सऊदी और यूएई एक दूसरे से अलग व्यूज रखते हैं। इनफैक्ट हाल ही में सऊदी और यूएई ने एक दूसरे पर बाकायदा बयान देकर कई आरोप लगाए। सऊदी ने कहा कि यमन में यूएई के सपोर्ट वाले लड़ाके उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है, तो वहीं यूएई ने इस बात को नकार दिया था। यहां तक कि सऊदी के यूएई समर्थन वाले फोर्सेस पर स्ट्राइक तक की खबर आई थी। और अब इस कहानी में पाकिस्तान कहां से आता है? तो दरअसल पाकिस्तान यूएई के मुकाबले हमेशा से ही सऊदी से ज्यादा करीब रहा और पिछले साल जब उसने सऊदी के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट किया तो यह रिश्ता और मजबूत होने की बात
कही गई। ईरान ने जब सऊदी पे हमला करना शुरू किया तो पाकिस्तान भले ही बयानों में ही सही लेकिन खुले तौर पर उसके समर्थन में उतरा। लेकिन यूएई के साथ उसने मामला निंदा तक निपटा लिया। अब सऊदी के साथ उसका क्लोज होना और युद्ध के टाइम में केवल लिप सर्विस देना शायद यूएई को पसंद नहीं आया और इसलिए उसने खुले तौर पर कुछ नहीं कहा हो, लेकिन हां, अपना पैसा जरूर वापस मांग लिया और यह चोट पाकिस्तान को किसी बयान से ज्यादा घायल करेगी। इसके अलावा एक और थ्योरी है कि पाकिस्तान का ईरान से ऐसे समय में चिपकना और मंकी बैलेंसिंग करना शायद उसे ज्यादा समझ आया और उसने ये कदम उठा लिया। उधर ईरान भी इस बातचीत के बीच हमले किए जा रहा है, ना अमेरिका रुक रहा है और ना इजराइल। आपको जो भी थ्योरी ज्यादा मजबूत लगती है उसे सच मान लीजिए, लेकिन अंतिम सत्य यह है कि पाकिस्तान को कंगाली के बीच ये पैसा वापस करना पड़ेगा जो 30 सालों से वो दबा के बैठा हुआ था। अब इस कर्ज को वापस पाकिस्तान के स्टेट बैंक रिजर्व से दिया जाएगा जो अभी लगभग $16 बिलियन है। जब ये पैसा दे दिया जाएगा तो उसके रिजर्व घट जाएंगे और उसे फिर से कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए वो मारा मारा घूमेगा। साथ ही उसको ऐसे कठिन समय में तेल और गैस इंपोर्ट करना भी कठिन हो जाएगा। यानी उसने जितनी भी चौधरियों वाली हरकतें की थी वो अब बैकफायर कर गई है। अब हम अपनी कहानी के दूसरे चैप्टर पर आते हैं। ये चैप्टर है कि आखिर भारत क्यों इस कुकुर हाव के बीच दोनों पार्टियों में समझौते की पेशकश नहीं की और ये कैसे ठीक कदम था। मैं आपको भारत की मजबूती और कमजोरी बताऊं उससे पहले चीन का एक उदाहरण देता हूं। चीन की आर्थिक तरक्की के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले नेता डेंग जियाओपिंग की एक थियरी है, हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम। यानी अपनी ताकत छुपाओ और उसे बढ़ाते रहो और दिखाओ तब जब अनुकूल समय हो। दुनिया के पचड़ों में ना पड़कर अपना घर पहले ठीक करो, ज्यादा नेता ना बनो। चीन ने 1980 से लेकर आज तक इस नियम का पालन किया है। चीन ने तब तक किसी अंतरराष्ट्रीय मामले में अपना हाथ नहीं डाला जब तक उसके सीधे तौर पर इंटरेस्ट प्रभावित ना हो रहे हो, फिर वो चाहे नॉर्थ कोरिया का मामला हो या फिर 1990 के शुरुआती दशक में कंबोडिया से जुड़ी शांति वार्ता। इनफैक्ट चीन के मॉडर्न इतिहास में किसी भी बड़ी अंतरराष्ट्रीय समस्या में हाथ नहीं डाला है, लेकिन इस बीच उसने अपनी इकोनॉमी को 20 ट्रिलियन कर लिया है। आज वो ईवी स्पेस में दुनिया में लीडर है, कई तकनीकों पर उसका एकाधिकार है और इस ताकत का इस्तेमाल वो समय समय पर करता भी है। इनफैक्ट उसने अब तक सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समझौता साल 2023 में ईरान और सऊदी अरब के बीच ही करवाया था, जो अब ताश के पत्तों की तरह बिखरता दिख रहा है। आप इस उदाहरण से कुछ समझे? इसका मतलब है कि पहले अपना घर ठीक करो, फिर मजबूती जुटाओ और तब दूसरे के मामलों में चौधरी बनो। क्योंकि जब आपने समझौता करवाया और एक पार्टी ने उस समझौते की इज्जत नहीं की तो आपके पास ये ताकत होनी चाहिए कि आप उसे दंड भी दे सको। और ये ताकत अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आती है मिलिट्री से, मजबूती से और बड़ी इकोनॉमी से, जो कम से कम पाकिस्तान के पास तो नहीं है। अब आते हैं भारत पर। भारत के पास एक बड़ी इकोनॉमी है, ये सच बात है। हमारे पास ठीक ठाक बड़ी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स है, ये भी ठीक बात है। हमारे सभी देशों से अच्छे रिश्ते हैं, फिर चाहे वो इजराइल हो या यूएई या फिर ईरान। लेकिन हम आखिर वो चौधरी क्यों नहीं बने जो पाकिस्तान बना? दरअसल हमारे या कहे मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है उसके हित, और हमारे इस युद्ध के बीच हित है कि हमारे लगभग 1 करोड़ लोग जो खाड़ी देशों में रहते हैं वो सुरक्षित रहें, हमारे तेल और गैस के टैंकर की सप्लाई ना रुके, हमारे 140 करोड़ भारतीयों के लिए जितना आसानी और जल्दी से जल्दी तेल और गैस मिल सके। ये भी प्रायोरिटी है कि हमारे एक्सपोर्ट ना हिट हो, हमारे यहाँ जो $45 बिलियन गल्फ के देशों से कमाकर भारतीय भेजते हैं उस पर इंपैक्ट ना आए। इसके साथ ही इस रीजन में शांति हो, ये भी हमारी प्रायोरिटी है। यानी हमारा पूरा फोकस है कि इस क्राइसिस में हम शांति से नेविगेट करें, अपनी सप्लाई सिक्योर करें और अपने लोग सिक्योर करें। अब आप सोचिए, क्या हमारे
तेल और गैस की सप्लाई रुकी है? इसका जवाब है नहीं। ईरान ने हमारे जहाजों को शांति से निकलने दिया है। सवाल है कि क्या हमें किसी देश ने तेल और गैस बेचने से मना किया है? इसका जवाब है नहीं। इनफैक्ट हम इस समय रूस, ईरान और अमेरिका सबसे तेल और गैस खरीद रहे हैं। अगला सवाल, क्या हमारे देश के लोगों पर कोई दूसरा देश कोई पाबंदी लगा रहा है? इसका जवाब है नहीं। और इन सब के बीच पीएम मोदी हो या विदेश मंत्री जयशंकर, इन सभी देशों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। हम ईरान से भी बात कर रहे हैं, हम सऊदी पर हमले की निंदा भी कर रहे हैं, हम इजराइल के साथ भी खड़े हैं। साथ ही हमारे फॉरेन सेक्रेटरी खामनई की मौत पर शोक जताने भी जा रहे हैं। कुल मिलाकर हम अपने सारे इंटरेस्ट कवर कर लिए हैं और पाकिस्तान, जो कुछ दिन पहले तक चौधरी बना फिर रहा था, वो अंत में लूजर बन निकला है। चाहे अफगानिस्तान में फौज ना भेजने का फैसला हो या फिर रूस के खिलाफ यूक्रेन युद्ध के बाद क्रांति का, भारत ने हमेशा अपने हित में काम किया है, जबकि पाकिस्तान हर बार जज्बाती होकर काम करने आया है। नतीजा यह है कि आज अफगानिस्तान उनका दुश्मन है, आज यूएई उनके पैसे वापस मांग रहा है, आज अमेरिका उन्हें सिर्फ दलाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है और भारत इस सब से अलग मजबूत होकर लगातार खड़ा है। इसलिए खड़ा है क्योंकि उसे चौधरी बनने की चाहत नहीं है। देखते रहिए ऑप इंडिया।